दोस्तों समय था 1947 का, जब अमेरिका का $1 इंडिया के ₹3 के बराबर था, जिसके बाद 1966 में इंडिया का 4.76 रुपीज $1 के बराबर गया। परंतु आज के समय में $1 83.11 रुपीज के बराबर है। तो आखिरकार इतना बड़ा इनकम डिफरेंस आया तो आया कैसे? पर दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर रातों रात इंडिया का ₹1 $1 के बराबर हो जाता है तो रातों रात हमारे देश के सभी गरीब लखपति बन जाएंगे। और साथ ही में iPhone 15 जो हम लोग आजकल 80,000 में खरीदते हैं, वो हम सिर्फ 950 रुपए में ही आसानी से ले पाएंगे। और साथ ही में जो लोग आजकल 10,000 रुपए कमाते हैं, उनकी सैलरी अचानक से 85,000 तक पहुंच जाएगी। तो फिर आखिरकार सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि रुपए छापने की मिनट तो हमारे सरकार के पास ही है। और आखिरकार क्यों एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंडिया की करेंसी को वीक रखना ही इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है? तो क्या फिर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी स्ट्रॉन्ग देश की निशानी नहीं है? तो चलो हमारे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में जानने से पहले हमें एक्सचेंज रेट के बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक्सचेंज रेट 3 तरह का होता है। पहला फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सेकंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और तीसरा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। तो चलो इन सब के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें करेंसी की वैल्यू सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती है। जैसे कि मार्केट में 2 कंट्री है, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों व्हीट ग्रो करती है और पहले साल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 10 kg व्हीट प्रोड्यूस करा। तो अगर ये कंट्री व्हीट को फॉरेन मार्केट में सप्लाई करना चाहती है तो दोनों अपने 1 kg व्हीट की वैल्यू ₹1 कर सकती है, मतलब कि दोनों ₹10 ही कमाएगी। और फिर मान लो कि अगले साल इंडिया 20 kg व्हीट प्रोड्यूस करती है और पाकिस्तान वही अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज न कर 10 kg व्हीट ही प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपस में इंडिया और पाकिस्तान व्हीट के बेस पर ट्रेड करते हैं तो इंडिया का ₹1 पाकिस्तान के ₹2 के बराबर होगा और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। और मान लो कि दुनिया भर के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये कहने लगे कि इंडिया का जो राइस है वो भी A1 क्वालिटी है, तो लोग इंडिया राइस ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, जिस करके उन्हें इंडिया की करेंसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर इंडिया की करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी तो वैल्यू तो अपने आप ही ऊपर जाएगी। और दोस्तों, साथ ही में ये GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इन्फ्लेशन पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें डिमांड और सप्लाई दूर दूर तक इफेक्ट नहीं डालती। इसमें गवर्नमेंट के अनुसार एक फिक्स्ड रेट डिसाइड किया जाता है जिसके बेसिस पर करेंसी एक्सचेंज होती है। और 1970s से पहले कई सारे देश यही एक्सचेंज रेट फॉलो करते थे, पर उसके बाद फिर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें करेंसी की वैल्यू मार्केट के अनुसार पार्शली फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसमें गवर्नमेंट के अनुसार कुछ परसेंट डिसाइड किया जाता है कि उसके अनुसार करेंसी सिर्फ 2 से 3% ही फ्लक्चुएट हो सकती है। तो चलो अब जानते हैं कि जब 1947 में डॉलर और रुपए आस पास ही थे तो इन दोनों में इतना सारा अंतर आया तो आया कैसे? तो दोस्तों, जब इंडिया इंडो पाक और इंडो चाइना वॉर से गुजरा तो भारत की सरकार को समझ आ गया था कि हमारा देश तभी स्टेबल बन पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। पर ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि अगर कोई कंट्री ए है और उसे उसी कंट्री में सेम रेट पर एम्प्लॉय मिल रहे हैं तो वो दूसरी कंट्री के एम्प्लॉय को क्यों ही हायर करेगी? तो फिर इसके लिए तब की गवर्नमेंट ने रुपए की वैल्यू को गिराने की सोची ताकि बाहर की कंपनीज को इंडिया की ओर अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें कम रेट पर अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय मिल सके और परिणाम स्वरूप वो हमारी कंट्री में अपना प्लांट खोले। तो ये सब चीजों को लेकर हमारी करेंसी की वैल्यू कम की गई, और वो भी तब जब हमारी कंट्री ज्यादा इंपोर्ट पर ध्यान देती थी, जिस करके इंडिया को बाहर से सामान खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिस करके हमारे यहाँ पर पेट्रोल के रेट तो आसमान छू रहे थे। पर थैंक्स टू PM मोदी, जिन्होंने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, जिसके चलते इंडिया ने कई सेक्टर में बाहर से सामान इंपोर्ट करना तो कम कर ही दिया है। साथ ही में भारत धीरे धीरे एक्सपोर्ट हब की तरह निखर कर सामने आ रहा है और इंडियन रुपए की कम वैल्यू और अच्छी क्वालिटी के चलते बाहर की कंट्रीज आसानी से कम रेट पर अच्छा सामान ले सकती है, जिस करके वो कंट्रीज इंडिया की तरफ इन्फ्लुएंस होती जा रही है, जिसके चलते ये डायरेक्ट हमारे GDP को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। और इसी सब चीजों के चलते हमारी कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाई। तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार क्यों एक्सपर्ट मानते हैं कि हमारी कंट्री की वीक करेंसी हमारे लिए बेहतर क्यों है। पर क्या हमारी वीक करेंसी हमारे सुपर पावर बनने के
सपने को इफेक्ट कर सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है नो, क्योंकि जापान का 1.78 यान इंडिया के 1 रुपए के बराबर है, मतलब कि यूएस के $1 इक्वल टू 148 यान। और इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, जो कि साफ ये दिखाता है कि हमारे देश की वीक करेंसी हमारे सुपर पावर बनने के सपने को ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करती, पर कुछ इफेक्ट तो डालेगी ही, क्योंकि ये तो आपने भी देखा है यूएसए जिसकी करेंसी आज के समय पर सबसे पावरफुल है, अगर उस कंट्री में कोई भी पेंडेमिक या फिर कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हादसा होता है, तो अगर वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है तो वो डायरेक्ट सभी कंट्रीज की इकोनॉमी को भी हिलाकर रख देती है। और इन सभी चीजों के चलते ही हमें आजकल देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज के समय पर अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।